तो आज हम लोग फ्रिक्शन के कुछ और न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सपोज कि ये एक फ्रेम है, किसी मटेरियल का बना हुआ है, और एक चींटी यहां से चलना शुरू करे। इस फ्रेम का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू 4x², और चींटी के पैर और इस फ्रेम के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द हाइट, टू विच आंट राइजेस, है ना, जिस हाइट तक ये ऊपर जाए वो हाइट बताना है। क्या होगा, आप अगर इस तरह के फ्रेम में चलना शुरू करें तो आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि शुरुआत में चलना आसान है और बाद में चलना मुश्किल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि शुरू में आप देखिए इसका स्लोप बहुत कम है। बिल्कुल लास्ट क्लास में जिस तरह से बताए थे एंगल ऑफ रिपोज, उसी की तरह का चीज है कि अगर हम लोग इस पे एक ब्लॉक को रखें तो शुरू में अगर कम एंगल बन रहा है, कम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, तो ये नहीं गिरता है, लेकिन जब ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाता है तो ये स्लिप कर जाता है। ठीक, तो यहां भी वही हो रहा है, शुरू में कम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है और बाद में ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इतना ज्यादा हो गया इस पॉइंट पे कि अब इससे ऊपर इसका जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया। मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां वो स्लिप करेगा, वो पॉइंट है जहां पे ये एंगल थीटा जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग को यही करना है, इस टैन थीटा को म्यू के इक्वल कर देना है ना। टैन थीटा जो होता है एंगल ऑफ रिपोज के लिए हम लोग देखे थे, टैन थीटा नॉट इज इक्वल्स टू म्यू। तो ये थीटा जो होगा वो थीटा नॉट होगा, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो y आएगा, ये पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए x, y, तो उसका जो y आएगा वही रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो ये थीटा इस कर्व से रिलेटेड होता है बाई dy/dx। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx निकाल देते हैं, क्योंकि yx कर्व है, तो dy/dx निकालेंगे तो वो इस कर्व का क्या दे देगा? स्लोप। dy/dx क्या दे देता है? कर्व का स्लोप दे देता है। तो कर्व का स्लोप dy/dx होगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा? 8x। इसको डिफरेंशिएट किए क्या आया? dy/dx इक्वल्स टू 8x। ठीक है, ये 4x² का डिफरेंशिएशन है। अब एक बार 8x आ गया, डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया, तो dy/dx हमारा क्या आ गया? 8x आ गया। अब हम लोग ये tan थीटा है, इस tan थीटा को म्यू के इक्वल कर लेंगे। मतलब हम लोग कर लेंगे 8x इज इक्वल्स टू म्यू। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 0.5/8, है ना, यानी 1/16 मीटर। इतना वो हाइट पहुंच पाएगा। 1/16 मीटर इज द हाइट जहां तक वो चींटी पहुंच पाएगा। लेकिन ये x का वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? x का वैल्यू। y का वैल्यू निकालना है हम लोग को। हाइट निकालने के लिए y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये x निकल गया, इसमें पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, सो 1/16²। तो ये जो भी आएगा वही हाइट होगा, वही हमारा आंसर है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा, तो 1/16 x कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो वैल्यू आएगा वो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। आसानी से निकाल सकते हैं, 16 का स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सपोज वी हैव 2 blocks 2 kg और 5 kg, इधर लगा रहे हैं 25 न्यूटन और इधर लगा रहे हैं 15 न्यूटन। हम लोग को कुछ म्यू दिया हुआ है ना, म्यू दिया हुआ है 0.5 और इसके लिए 0.4। क्वेश्चन है फाइंड फ्रिक्शन, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये तीनों चीजें बतानी है, टेंशन बताना है, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। अगर होगा, मान लीजिए 0 है तो 0 रहेगा, है ना। जल्दी से इसको अटेम्प्ट करिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि दोनों के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लें। तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन आएगा 20 इंटू 0.5 कर देंगे तो एफएस मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जो कि होगा 10 न्यूटन। उसी तरह से अगर यहां निकाले तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 50 इंटू 0.4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। ये हो गया यहां का एफएस मैक्सिमम और ये हो गया यहां का एफएस मैक्सिमम। एक बार जब ये दोनों निकल जाता है तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किधर फोर्स लगेगा, कितना फ्रिक्शन कितना लगेगा, है ना। अब ये समझिए कि फ्रिक्शन और टेंशन में कौन पहले आएगा। तो ये आप इमेजिन करिए कि एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है और एक रस्सी हमने बांध दिया वॉल तक। अब इस ब्लॉक को दूसरे रस्सी से हम खींच रहे हैं, कोई फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो पहले फ्रिक्शन संभालेगा, रस्सी टाइट पहले नहीं होगा। जब आप इसको मूव कराने की कंडीशन में ले आएंगे ना, फ्रिक्शन से ओवरकम कर लेंगे, तब जाके रस्सी टाइट होगा पीछे वाला। मतलब पहले पिक्चर में कौन आएगा, फ्रिक्शन, उसके बाद पिक्चर में टेंशन आएगा। पहले जितना पॉसिबल है फ्रिक्शन संभालने की पूरी कोशिश करेगा। अब अगर मान लीजिए फ्रिक्शन से नहीं संभलेगा, तब जाके कहेगा भाई रोप थोड़ा तुम हेल्प कर दो, तो तब जाके टेंशन आएगा पिक्चर में। तो यहां पे 2 फोर्सेस हैं, जो इसको नहीं भागने देना चाह रहे हैं, चाहे इसको नहीं भागने देना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से फोर्सेस यहां लग रहे हैं, है ना। यहां से इसको हटा लेते हैं, आप चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना सकते हैं। तो यहां एक टेंशन है और यहां एक फ्रिक्शन है, फिर यहां भी एक टेंशन है और यहां भी फ्रिक्शन है। ये दोनों ही फोर्स जो है, अच्छा ये F1 होगा F2 होगा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अलग है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू अलग है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक्शन रिएक्शन नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बट ये टेंशन जब भी होगा दोनों इक्वल होगा। तो अब हम लोग दोनों तरफ से एक्चुअली देखेंगे, हम लोग इधर से भी देखेंगे और उधर से भी देखेंगे। मान लीजिए 15 है, यहां पे फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है 10। क्या फ्रिक्शन को टेंशन का हेल्प लेना पड़ेगा? हाँ लेना पड़ेगा। क्यों? 15 है ना भाई, 10 को ओवरकम कर ले रहा है, तो 10 तो फ्रिक्शन में लगा दिया और बोला कि भाई जो थोड़ा बहुत है वो तुम मदद कर दो, तो इसने 5 लगा दिया, है ना। तो काम हो गया, फ्रिक्शन निकल गया, टेंशन आ गया। लेकिन अब इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये पक्का हो गया कि यहां का टेंशन 5 है, तो यहां का टेंशन भी 5 न्यूटन होगा। अब यहां फ्रिक्शन देखना है, तो क्या ये 20 लगा सकता है? तो एकदम लगा सकता है। अगर ये 20 लगा सकता है तो हम लोग का काम हो गया। 20 न्यूटन लग गया, 5 न्यूटन लग गया, 5 न्यूटन लग गया, 10 न्यूटन लग गया, आंसर आ गया। फ्रिक्शन दोनों जगह कितना लग रहा है? 20 लग रहा है, 10 लग रहा है। टेंशन कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। और एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। ना तो ये मूव कर रहा है और ना ही ये मूव कर रहा है। तो ये सिचुएशन है जिसमें हम लोग आराम से फ्रिक्शन और टेंशन निकाल लिए। अच्छा, एक्सेलरेशन जो है वो कब तक 0 रहेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अगर हमको पता रहे तो हम निकाल सकते हैं कि कब ये मूव करेगा और कब ये मूव नहीं करेगा। जैसे अगर पूरा को एक सिस्टम माने तो जब भी जाएगा तो 5 kg 2 kg एक साथ जाएगा ना। ऐसा हो नहीं सकता कि 5 kg उधर भाग गया और 2 kg इधर भाग गया। रस्सी तो उसको पकड़ा हुआ है, तो या तो दोनों इधर जाए या दोनों इधर जाए, ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसा है तो
25 न्यूटन अगर उधर ले जाए, इधर जाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उधर 25 लगा रहे हैं, इधर 15 लगा रहे हैं, तो इधर जाने का सवाल ही नहीं, उधर ही जा सकता है। अगर उधर ले जाएगा 25 न्यूटन, तो किस किस फोर्स को ओवरकम करना होगा सोचो। 5 kg के पीछे की ओर 20 न्यूटन लगेगा, है ना। पूरे को एक सिस्टम मान ले, 5 kg 2 kg पूरे को एक सिस्टम मान ले, क्योंकि जाएगा तो साथ में जाएगा। तो अगर इसको उधर जाना है तो 25 न्यूटन के अपोजिंग में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये 15 न्यूटन जो रोक रहा है, इस 5 kg पे लगने वाला 20 न्यूटन वो भी रोक रहा है, और इस 2 kg पे लगने वाला जो 10 न्यूटन होगा, क्योंकि अब उधर अगर जाने का कभी टेंडेंसी हो गया तो इस 2 kg पे इधर फ्रिक्शन लगेगा। तो टोटल फोर्स जब 20 प्लस 10 यानी 30 प्लस 10 45 न्यूटन से ज्यादा उधर होगा, तब जाके उधर मोशन होने की टेंडेंसी होगी, है ना। अभी कोई मोशन होने की टेंडेंसी नहीं है। तो हम लोग को इस तरह से फ्रिक्शन और टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये रेस्ट में आ जाए। हालांकि आप देखिए, इसमें हम 2 kg से स्टार्ट किए, पहले इसका फ्रिक्शन 10 दे दिया और 5 दे दिए, और तब यहां से 5 और 20 आया। ऐसा हम लोग को हो सकता है उल्टा भी करना पड़े, और हो सकता है दोनों केसेस में करना पड़े। अगर ये दोनों आपस में सही से हार्मोनी में नहीं आएंगे, है ना, जब एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करेंगे, तो दोनों तरफ से करके देखना होगा और तब देखना होगा कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जिसमें किधर से भी चलिएगा तो आपको सेम आंसर आएगा। आप इधर से भी चलते तो 25 न्यूटन है, फ्रिक्शन कितना लगता, फुल लगता 20, और इसको बोलता कि 5 न्यूटन का हेल्प करो। पर सोचिए, आप ये हो सकता था 22 भी तो हो सकता था, और तब इधर टेंशन चाहिए होता 3 और इधर टेंशन चाहिए होता 5, तो क्या होता, है ना, वो भी सोचना पड़ेगा। तो वो भी केस हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट केस हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अगेन सिमिलर पिक्चर ले रहे हैं। 2 kg 5 kg, ये स्ट्रिंग कनेक्ट हो गया, म्यू का वैल्यू 0.5, म्यू का वैल्यू 0.4। इधर फोर्स जो है वो 12 न्यूटन लगा देते हैं। 12 करते हैं, 10 कर दें, 10, हाँ ठीक है, 10 भी हो जाएगा, 10 न्यूटन, और ये हो जाएगा 25 न्यूटन। ऐसा अगर कर दें, ठीक। तो अब हमसे पूछा गया कि फ्रिक्शन बताओ, टेंशन बताओ, एक्सीलरेशन बताओ। ये बात तो तय है, जो सिस्टम का एनालिसिस किए वही सारा सिस्टम है, तो एक्सीलरेशन तो 0 होगा, ये तय है। अभी अभी जस्ट इस पूरे यही चीज का एनालिसिस किए कि जब तक उधर ये तीनों फोर्स को ओवरकम करने वाला फोर्स नहीं आएगा, 40 न्यूटन इस केस में हमको चाहिए, तब जाके वो मूव करना शुरू होगा। तो अब क्या किया जाए? अब देखिए, इसमें 2 कंडीशंस बनता है। एक तो इधर से शुरू किया जाए और एक इधर से शुरू किया जाए, दोनों तरफ से। तो एक एक करके दोनों तरफ से देखते हैं, और जो हमारे लिए सूटेबल होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार इधर से शुरू करते हैं तो इसका एफएस मैक्सिमम कितना आ रहा है? वही सेम क्वेश्चन है ना, तो एफएस मैक्सिमम यहाँ 10 होगा, और यहाँ पे एफएस मैक्सिमम कितना हो गया? एफएस मैक्सिमम यहाँ पे 20 हो गया, ठीक। तो अब 10 को अगर हम लोग को ओवरकम करना है तो यहाँ तो 10 चाहिए, तो 10 आ गया, फ्रिक्शन आ गया 10। अब यहां पे हमको टेंशन कितना चाहिए? 0। अगर वही टेंशन यहां 0 दे दें तो फ्रिक्शन 20 आया कि नहीं आया? अब क्या आप देख रहे हैं कि इसमें ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पा रहा है, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है। इसका मतलब हमने गलत तरफ से देखा है, तो हमको वापस इधर से अब देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या है कि इस बार कौन मैक्सिमम पहले पहुंच रहा है। मेन क्वेश्चन है कि हम लोग को यह पता करना है कि कौन फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहले पहुंच रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है।
तो वो अब जरूरत के हिसाब से 0 से 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये भी जरूरत के हिसाब से 0 से 20 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो पहले ये 10 पहुंचा है कि पहले ये 20 पहुंचा है, ये देखना होगा। तो अब क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हम इधर से जब बढ़े हैं तो देख रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं रहा है। ये दो देखो, इसमें टेंशन 0 और इधर फ्रिक्शन 20, क्या रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, लेकिन रहना तो चाहिए इसको रेस्ट में। तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हुआ। तो अब हम लोग इधर से चलते हैं, तो इसका मतलब ये पहले फ्रिक्शन कंप्लीट अपना मैक्सिमम पहुंचता है। तो ये 20 पहुंच गया, तो बचाने के लिए कितना चाहिए? 5। तो ये 5 हुआ तो ये भी 5 होगा, तो फिर रोकने के लिए कितना चाहिए? 5, क्योंकि ये 10 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहां से सही आंसर आ गया, रेस्ट में भी आ गया ये, है ना। तो ये हो गया हमारा, टेंशन भी निकल गया, फ्रिक्शन भी निकल गया, काम खत्म। तो इस तरीके से हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। है ना, केवल डेटा चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन को करके देखिए। ये सब तो हटा दें, ये तो आंसर का पार्ट था। ये वही है, हम लोग इधर 20 न्यूटन लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? अब अगर आप देखिए इधर से करने की कोशिश करिए, अभी अभी हम लोग इधर से किए थे तो सही आंसर आया था। अभी अगर इधर से करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। यहाँ 20 न्यूटन लगा दिए, ये ना हटा देते हैं। तो इधर से मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 है, तो ये 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा। अब इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन 10 है, तो ये 10 लगेगा, रुक पाएगा क्या? नहीं रुक पाएगा। इसका मतलब इधर से इस बार नहीं हो रहा है, अब फिर इधर से करना होगा। तो यहां से करेंगे तो ये पहले, इसका मतलब ये पहले मैक्सिमम पहुंच रहा है और ये अभी मैक्सिमम पहुंच ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। तो ये 10 पहुंच गया, अब इसको रोकने के लिए इसको चाहिए 10, तो ये 10 दे दिया। इसका टेंशन के वैल्यू का कोई लिमिट नहीं, वो तो कितना भी वैल्यू ले सकता है। फ्रिक्शन की वजह से मोशन होगा, टेंशन की वजह से मोशन नहीं होगा। 10 10, अब ये भी 10 हो गया, अब रोकने के लिए कितना चाहिए? उधर 10 है, 25 है, 15 चाहिए। मतलब ये मैक्सिमम इस बार नहीं पहुंचा, ये मैक्सिमम पहुंच गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इस तरह का जो 2 ब्लॉक सिस्टम है जिसमें दोनों तरफ इस तरह से खींचते हैं, तो उसमें हम लोग यही कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। या तो इधर से देख लो या इधर से देख लो, और जिससे इक्विलिब्रियम में आ गया उसी कॉन्सेप्ट, उसी को उठा के रख लेंगे। ध्यान रखना है कि ये तभी होगा जब हम लोग का फोर्स ऐसा हो जो इक्विलिब्रियम में रख सके, जिससे यहां पे इक्विलिब्रियम में रहता आराम से। अगर फोर्स ऐसा है कि वो मोशन में ला सके, तब अलग तरह से बनाएंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखने जा रहे हैं। अब देखना 2 kg 5 kg, अगर इधर हम लोग लगा दें 100 न्यूटन फोर्स, ठीक, 100 कुछ ज़्यादा हो जाएगा क्या? हाँ इधर भी लगा देते हैं। अच्छा तो 50 न्यूटन, हाँ 50 न्यूटन, ठीक। अगर ऐसा सिचुएशन है और सेम म्यू का वैल्यू 0.5 है और यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.4 है, तो हम लोग को बताना है वही फ्रिक्शन, टेंशन और एक्सेलरेशन क्या होगा। जल्दी से निकालिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 20/7। ये एक्सेलरेशन होगा। और फ्रिक्शन टेंशन भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान काम है। टेंशन तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट फ्रिक्शन बहुत आसान है, क्योंकि मोशन होना है। तो ये फ्रिक्शन 20 न्यूटन इधर लग रहा होगा और इधर का 10 न्यूटन भी इसको अपोज ही कर रहा होगा, इसको जाने के उधर नहीं जाने देना चाहेगा, क्योंकि मोशन उधर होने का टेंडेंसी है। तो ये नहीं चाहेगा कि उधर जाए, और इसके लिए फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। इसका फ्रिक्शन उधर लग रहा था अभी तक, लेकिन अब इधर लगेगा, क्योंकि मोशन उधर होने लगा। इसका स्लिपिंग उधर होगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा। कोई स्लिपिंग के सपोर्ट में तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, तो ये 10 न्यूटन इधर लग जाएगा। अब बाकी अगर टेंशन निकालना हो तो हम लोग को देखिए यहाँ पे ये 5 kg है,
इधर लगा, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से। इधर तो 20 लगना ही है क्योंकि मोशन होना तय हो गया है ना। क्यों मोशन होना तय हो गया है? 20 + 10 30 + 50 80, ये 3 अपोजिंग फोर्स है और उससे ज़्यादा है 100 न्यूटन है, इसलिए उधर मोशन होना तय है। ये है 100 न्यूटन, ये है टेंशन। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ फिर से वही टेंशन होगा, इधर 50 होगा और इधर 10 होगा, 10। ये फ्रिक्शन तो मैक्सिमम ही लग रहा है। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 100 - t - 20 = 5a, और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे t - 50 - 10 = 2a। दोनों को ऐड कर दीजिए, t कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 100 - 80 तो 20 = 7a, है ना। ये आ गया, तो एक्सीलरेशन का यही सेम आंसर आ गया। और अब क्या होगा, आप इस एक्सीलरेशन के वैल्यू को इसमें से किसी एक के टेंशन में पुट कर दीजिए, आपको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, टेंशन आ जाएगा। आया समझ में? तो ये तरीका है, इससे हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। अच्छा, बीच में ऐसा भी फोर्स आ सकता है जिसमें फ्रिक्शन इधर लगे लेकिन मैक्सिमम नहीं लगे, वो बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक बार आपको एनालिसिस करने आ गया तो आप निकाल पाएंगे कि हाँ कब किधर फ्रिक्शन लग रहा है। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं सिमिलर में, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन में हम लोग एक करके देखते हैं जिसमें मान लीजिए कि ये 70 है ना, 70 न्यूटन। इसमें मोशन तो नहीं होगा क्योंकि उधर मिनिमम अपोजिंग फोर्स, इधर मैक्सिमम कितना लग सकता है 80, तो अभी मोशन नहीं होगा। लेकिन और क्या होगा फ्रिक्शन के वैल्यूज वो देखते हैं। तो किधर जाने का टेंडेंसी है? ज़्यादा टेंडेंसी है कि उधर ही जाएगा, है ना, ज़्यादा चांसेस है उधर जाने का, तो उधर से ही शुरू करते हैं। तो ये 20 हो गया, है ना, ये 20 हो गया क्योंकि ये तो मैक्सिमम पहले पहुंचेगा ही। इससे मदद मांगेगा तो ये 50 ले आएगा। इक्विलिब्रियम वाले केस का अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, जो पहला तरीका है उसी तरीकों को यूज कर रहे हैं। तो 20 हो गया, ये 50 हो गया, ये रोक लेगा। अब ये जैसे ही 50 हुआ तो ये भी 50 हो गया, ठीक। अब इधर 50 लग रहा है और इधर भी 50 लग रहा है। फ्रिक्शन का कोई जरूरत है? बताइए, फ्रिक्शन का कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रिक्शन का कोई जरूरत नहीं, तो फ्रिक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 50 तो लगना ही है और ये भी 50 हो गया कोइंसिडेंटली, तो यहाँ पे अब फ्रिक्शन 0 हो गया। समझ रहे हैं? वहीं पे आप सोचिए अगर ये 75 होता तो क्या होता? 75 अगर है तो ये क्या हो गया? ये तो 20 रहेगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 55। किधर भागने का टेंडेंसी हो गया? इस ब्लॉक के भी इधर भागने का टेंडेंसी है कि नहीं? तो 55 है, ये 50 है, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन का जरूरत है। हाँ है, किधर है? इधर है, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा 5 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन इतना लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वो कितना लगा सकता है? 10 लगा सकता है, 5 लगा देगा रोकने के लिए, जितना जरूरत है वो लगाएगा, है ना। तो 70 तक 0 था, 71 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, 72 हो गया ये 2 हो जाएगा, 75 हो गया ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। जैसे ही 80 पहुंचेगा तो ये 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे ही 80 पहुंचेगा तो ये 20, ये 60, तो ये भी 60, ये 50, तो ये 10 हो जाएगा। अब ये फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम पहुंच गया। अब उससे ज़्यादा जैसे ही लगाएंगे तो ये मोशन कर लेगा। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से इसका पूरा एनालिसिस कर लिए हम लोग कि इधर मोशन होने लगेगा तो क्या होगा, उधर मोशन होने लगेगा तो क्या होगा, इधर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो क्या होगा, उधर ज़्यादा फ्रिक्शन है तो क्या होगा। तो पूरा इसमें हर वेराइटी इसमें हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं, चलिए, तो अब हम लोग 3 ब्लॉक लगा के देखते हैं फ्रिक्शन की नेचर को। हालांकि हम लोग समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट, कैसे फ्रिक्शन टेंशन आपस में काम करता है, तो बन तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg है, ठीक है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.2 है, यहाँ म्यू का वैल्यू 0.5 है और यहाँ म्यू का वैल्यू 0.4 है, ऐसा है। और हम लोग इधर f लगा रहे हैं, तो अलग अलग f के लिए हमको एनालिसिस करना है। इधर f नहीं लगा रहे हैं,
हम लोग केवल एक साइड में F लगा रहे हैं, तो हम लोग को अलग अलग F के लिए एनालिसिस करना है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा, टेंशन कहाँ पे कितना आता जाएगा, वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले सोचिए कि इसका, सबसे पहले इस केसेस में तो हम लोग यही करते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 इंटू 0.2 तो 2 न्यूटन आएगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन। 20 इंटू 0.5 यानी 10 न्यूटन आएगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन। 30 इंटू 0.4 यानी 12 न्यूटन आएगा इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक, अब जब ये 12 न्यूटन आ चुका, अब समझिएगा कि हमारा फोर्स अगर F लेस देन 12 न्यूटन है तो कहीं किसी रस्सी को कुछ अता पता नहीं, कुछ मालूम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फोर्स को ये अकेला फ्रिक्शन ही संभाल लेगा। यहां भी टेंशन नहीं होगा, यहां भी टेंशन नहीं होगा। ठीक, पहला केस ये। बस हम लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, लिखेंगे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का। अगर आप मान लें कि ये टेंशन T1 है और ये टेंशन T2 है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि T1 0 रहेगा और T2 भी 0 रहेगा। अगर F 12 से बढ़ा, ठीक है, और कितना हुआ अभी नहीं पता, मैक्सिमम कितना हुआ अभी नहीं बता सकते, देखेंगे हम लोग। तो F अगर 12 से बढ़ेगा तो T1 तो होगा, कुछ तो आएगा T1। अच्छा, इधर कितना फ्रिक्शन लग रहा है? इधर 10 लगेगा, मैक्सिमम लग सकता है, जरूरी नहीं कि 10 लगे। लेकिन हाँ, जब यहां पे टेंशन आएगा, जैसे ही यहां टेंशन आया तो ये फ्रिक्शन आ जरूर जाएगा पिक्चर में, है ना। अभी तक ये फ्रिक्शन भी 0 था, मान लीजिए यहाँ का फ्रिक्शन F1 F2 F3 मानते तो ये दोनों फ्रिक्शन अभी तक 0 है, कोई दिक्कत नहीं इस फ्रिक्शन को। यहां पे फ्रिक्शन अब जगेगा जब T1 आएगा, क्योंकि ये खींचेगा तो 2 kg को भागने का टेंडेंसी होगा, तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन जग जाएगा, तो ये T1 नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और कब तक रहेगा? T1 तो अब हमेशा नॉन जीरो रहेगा, लेकिन अभी भी T2 0 रह सकता है अगर इस रस्सी को पता नहीं चले। वो कब हो सकता है? जब ये फ्रिक्शन संभाल ले बात को। तो ये फ्रिक्शन अगर संभाल रहा है मतलब 10 तक संभाल रहा है, तो ये 10 है तो ये भी टेंशन 10 होगा, और ये टेंशन 10 है और ये 12 है, तो 22 न्यूटन अगर फोर्स रहेगा, तब तक ये और ये फ्रिक्शन मिलके संभाल लेगा इस टेंशन को, और इस फ्रिक्शन को जागने की जरूरत नहीं है। वो आराम कर रहा है, रेस्ट लग रहा है, इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि कुछ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। अब थर्ड केस देखते हैं, जब हम लोग फोर्स को बढ़ा दिए 22 न्यूटन से भी ज्यादा कर दिए। ठीक है, अभी सब केसेस में रेस्ट में है, एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है। थर्ड केस भी लेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन 0 रखेंगे। 22 न्यूटन है, ये फोर्स 22 से बढ़ गया, लेकिन कितना तक पहुंचा कि एक्सीलरेशन नहीं हो। अगर ये संभाल रहा है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा। अब ये जब नहीं संभाल पाएगा तब एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के हाथ से तो बात कब का निकल चुका है। तो अब ये संभाल रहा है, तो ये 2 है तो T2 2 होगा। अब ये 2 और ये 10 मतलब T1 होना चाहिए 12, और ये 12 और ये भी 12 मतलब F होना चाहिए 24। तो अगर आपका फोर्स 24 न्यूटन तक है, तब आपका T1 नॉन जीरो रहेगा, T2 भी नॉन जीरो रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना। अब तक मोशन में आराम से रुका होगा। ये 24 बहुत स्पेसिफिक है, आप तीनों का ऐड करिएगा तो 24 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अब आप 24 से ज्यादा लगा रहे हैं तो तीनों फ्रिक्शन मिलके भी रोक नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो 24 न्यूटन आ गया। अब इसके बाद फोर्थ केस जब हम लोग ले लेंगे, अगर F ग्रेटर देन 24 न्यूटन हो जाएगा तो T1 भी नॉन जीरो रहेगा, ठीक है, T2 भी नॉन जीरो रहेगा, और साथ ही साथ मोशन हो जाएगा, इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन भी नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। ये 3 ब्लॉक का हम लोग का एक्सप्लेनेशन हो गया। इससे क्या हम लोग सीख रहे हैं? नेचर की फ्रिक्शन और टेंशन आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 2 ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पे 2 ब्लॉक इस तरह से रखे हुए हों, तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकता है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थीटा है, ये m है, ये m1 है, ये m2 है। तो देखिए इसमें बहुत सारा केस बन सकता है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, 2 लोग हैं, ठीक, और दोनों के बीच में रस्सी बंधा हुआ है,
ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है ऑब्वियसली। M1 है और बीच में रस्सी बंधा हुआ है और M2 है, ठीक। अब देखिए इसमें दो केसेस हो सकता है, तीन केस इनफैक्ट, कि हो सकता है कि दोनों का एक्सीलरेशन बराबर हो सकता है कि आगे वाले का ज्यादा और पीछे वाले का कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे वाले का कम हो और पीछे वाले का ज्यादा हो। इंडिविजुअली जब दोनों साथ में है तब नहीं, इंडिविजुअली दोनों रखे, थोड़ा थोड़ा दूर पे रख दिए, तो अलग अलग एक्सीलरेशन हो सकता है, सेम एक्सीलरेशन भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या केस बनेगा। मान लो कि इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम है, a1 इक्वल्स टू a2 है, दोनों का सेम एक्सीलरेशन है, तो क्या बीच में कोई फोर्स आएगा? दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? आप सोचिए कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को, मान लीजिए पीछे वाला जो है वो पकड़ा हुआ है, ठीक, पीछे वाला जो है वो आगे वाले को पकड़े हुए हैं, और दोनों सेम एक्सीलरेशन से जाइएगा, तो आप खींचिएगा कि वो खींचिएगा? दोनों तो आपस में भाग ही रहे हैं सेम एक्सीलरेशन से, तो आपस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। जितना एक्सीलरेशन से ये जा रहा है उतना ही एक्सीलरेशन से ये जा रहा है, तो उस केस में इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और इनके बीच का जो टेंशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये भी सेम एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो ये रस्सी कभी टाइट नहीं होगा, रस्सी हमेशा ढीला रहेगा, क्योंकि जो इसका वेलोसिटी वही उसका वेलोसिटी। जब कोई एक तेज चलने लगेगा तब दिक्कत होगा ना। अब यहां पे दूसरा ये केस हो सकता है कि हम लोग a1 ग्रेटर देन a2 ले लें, हो सकता है। अब अगर ये ज्यादा तेज भागेगा तो ये पीछे पीछे है उसके, क्या ये कुछ कर पाएगा? नहीं, ये तो भाग गया ना भाई, वो धीरे धीरे बेचारा आता रहेगा, तो अभी भी उनके बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा। ये भाग गया तो ये पीछे पीछे धीरे धीरे आएगा, लेकिन यहां वो नहीं हो सकता। यहां अगर ये तेज भागने का कोशिश करेगा तो वो क्योंकि बंधा हुआ है तो वो भी साथ साथ आएगा, ठीक है। तो अगर इसका एक्सीलरेशन कुछ 3 होना था और इसका एक्सीलरेशन 2 होना था अकेले अकेले, तो क्योंकि दोनों बंधा हुआ है तो इसको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बोलेगा कि ठीक है हम थोड़ा स्लो होते हैं और वो थोड़ा, तुम थोड़ा फास्ट हो, है ना, और बीच में कुछ एक्सीलरेशन होगा, तो इसमें इनका कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा, कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, और टेंशन नॉन जीरो होगा, टेंशन जीरो नहीं होगा, मतलब टेंशन जीरो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये भागेगा ना तो वो खींचेगा उसको M2 को, लेकिन वो केस यहां नहीं, यहां पे M1 भाग गया तो M2 धीरे धीरे अपना आता रहेगा। लेकिन तीसरा केस में अगर सोचो M2 तेज है, M2 तेज है, मतलब A2 बड़ा है A1 से, ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो पहले वो देख लेते हैं, अगर A2 ज्यादा है तो ये ज्यादा तेजी से भागेगा और ये स्लो भागेगा, तो रस्सी तो ढीला हो जाएगा ना, तो टेंशन जीरो हो जाएगा, एंड दे विल नॉट हैव कॉमन एक्सीलरेशन। जैसे यहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो था और दोनों का सेपरेट एक्सीलरेशन था, वैसे यहां टेंशन जीरो है और दोनों का सेपरेट एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर इसमें A2 ज्यादा हो गया तो टेंशन बढ़ गया, मतलब यहां पे जब A2 ज्यादा हो गया तो ये भाग तो नहीं सकता ना M2, क्योंकि उसके आगे कौन है, सटा हुआ है एकदम, तो भागने का कोशिश करेगा तो ये M2 M1 को भी तो धक्का देगा ना, तो इसका एक्सीलरेशन जो इंडिविजुअली होना था ज्यादा वो कुछ कम हो जाएगा, और इसका एक्सीलरेशन जो होना था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा, एंड दे विल हैव अ कॉमन एक्सीलरेशन, एंड यहां पे जीरो नहीं होगा, एंड दे विल हैव अ कॉमन एक्सीलरेशन, ठीक है। ये पहले हम लोगों ने फिजिकली इसको समझा कि क्या सिचुएशंस होते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, तो यहां से हम लोग कुछ तो समझ ही गए, अब मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दो ब्लॉक है, हम लोग एनालिसिस किसी एक सिस्टम का कर लें तो दूसरा का तो आप कर ही सकते हैं ना। जैसे हम लोग मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन वाला कर लेते हैं, तो टेंशन वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सिमिलर है एकदम। तो मान लीजिए ये मास M1 है, ये मास M2 है, तो पहला केस लेते हैं कि म्यू जीरो,
मतलब ये फ्रिक्शनलेस ब्लॉक हो, ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो अगर फ्रिक्शनलेस ब्लॉक होगा तो दोनों का एक्सीलरेशन जी साइन थीटा नीचे की ओर होता है। आप याद करिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यही पढ़े थे कि अगर फ्रिक्शनलेस होता है तो दोनों का एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होगा। क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा इसीलिए वही केस जो एक्सीलरेशन दोनों का बराबर है और इसीलिए कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड केस हम लोग ले सकते हैं कि म्यू हो और दोनों के लिए सेम म्यू हो, है ना, दोनों के लिए यहाँ पे भी म्यू हो और यहाँ पे भी म्यू हो। तो अगर मान लीजिए μ1 और μ2 मान लेते हैं तो μ1 इक्वल टू μ2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में फ्रिक्शन है लेकिन दोनों का फ्रिक्शन का कोफिशिएंट बराबर है। तो उस केस में कितना एक्सेलरेशन होता है? अच्छा, पहले तो एक्सेलरेशन होना भी चाहिए, किसी के लिए हो सकता है कि एक्सेलरेशन नहीं हो। थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट के लिए पढ़ रहे हैं। थीटा नॉट मतलब एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा रहेगा तभी गिरेगा भी, अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम रहेगा तो दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन कुछ होना ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ऑब्वियसली दोनों के लिए थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट है, या कम से कम एक के लिए तो पक्का होना चाहिए। तो म्यू इक्वल टू μ1 इक्वल टू μ2 है, तो उसके इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वो याद करिए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आता है। डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन जो आता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप याद करिए जो फोर्स लगता है इधर लगता है एम जी साइन थीटा, है ना, इस पर बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इधर लगता है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। क्यों म्यू एम जी कॉस थीटा लगता है? क्योंकि इधर एन लगता है और एन जो होता है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है, जहाँ पे इस एम जी को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा। तो एन आ गया एम जी कॉस थीटा, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, और अगर मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, और ये बड़ा होगा तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब देखिए ये एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही ये करता है और ना ही ये करता है। तो क्योंकि ये एक्सीलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका भी वही एक्सीलरेशन होगा, इसका भी वही एक्सीलरेशन होगा, और इसीलिए दोनों के बीच में कोई भी नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन थर्ड केस हो सकता है, थर्ड केस कि μ1 ग्रेटर देन μ2, ऐसा हो सकता है, और फोर्थ केस हो सकता है μ1 लेस देन μ2। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा? तो म्यू अगर बड़ा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, म्यू अगर ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन कम हो गया क्योंकि बड़ा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा। तो एक्सीलरेशन अगर कम है, इसका एक्सीलरेशन कम है और इसका एक्सीलरेशन इंडिविजुअली ज़्यादा है, तो दोनों साथ साथ आएगा कि नहीं? तो दोनों का एक्सीलरेशन उनका आपस में बीच का कोई वैल्यू ले लेगा। और अगर म्यू कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, तो इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गया, इसका एक्सीलरेशन कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये भाग जाएगा, ये पीछे पीछे धीरे धीरे आएगा। तो क्या होगा कॉमन एक्सीलरेशन? इसी केस में हम लोग कॉमन एक्सीलरेशन की बात करेंगे। यहाँ पे मतलब ये जब नॉर्मल वाला ले रहे हैं, टेंशन वाला लेंगे तो यहाँ पे हम लोग कॉमन एक्सीलरेशन की बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो कॉमन एक्सीलरेशन होगा कितना? कॉमन एक्सीलरेशन कितना होगा? लेट्स सी दैट। तो दोनों आ रहा है नीचे, तो दोनों का नीचे वाला फोर्स कितना कितना है? m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, है ना, जो ये दोनों फोर्स उनको नीचे ला रहा है। और पीछे की ओर कॉमन एक्सीलरेशन होगा तो सेम एक्सीलरेशन, तो एक कॉमन उनको सिस्टम मान सकते हैं, एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा दोनों का फोर्स हो गया इधर, और पीछे की ओर फ्रिक्शन दोनों का लग रहा होगा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा और माइनस म्यू m2g कॉस थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये नेट फोर्स हो गया और डिवाइडेड बाई मास कर दिए, ये कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो ये एक याद करने की जरूरत नहीं है कि हम रट रहे हैं, इसको समझ लिए और उसके बाद जो डेटा दिया रहेगा उसमें पुट कर देंगे तो सिंपल सा एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? और ऐसा ही वैल्यू होगा तब जब टेंशन वाला सिचुएशन हो और उसमें μ1 लेस देन μ2 हो और उनका भी कॉमन एक्सीलरेशन आएगा, तो ऐसा ही एक्सप्रेशन रहेगा। समझ में आ गया? चलिए इसको करिए,
एक क्वेश्चन देंगे, उसको बनाएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 53 डिग्री एंगल दिया हुआ है ना, cos 53 sin 53 आपको आना चाहिए, और दो ब्लॉक है, एक 2 kg का ब्लॉक है और एक 4 kg का ब्लॉक है। इसके लिए म्यू जो है वो 0.4 है और इसके लिए म्यू जो है वो 0.2 है। ठीक, तो अगर एक्सीलरेशन होगा तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, लेकिन क्यों कि ये इसको धक्का देगा तो कॉमन एक्सीलरेशन से आएंगे। तो हम लोग को वही निकालना है क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा वो बताना है। ऑब्वियसली कॉमन एक्सीलरेशन आप उससे पहले निकाल के तब ऐसा काम करिएगा। तो कैसे करेंगे इसको, उसको समझते हैं। पहले तो cos 53 और sin 53 आना चाहिए। sin 53 होता है इक्वल्स टू 0.8 और cos 53 होता है 0.6। ठीक है, ये एक वैल्यू है जो हम लोग को याद होना चाहिए। अब हम लोग दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे 4 kg ब्लॉक है, यहाँ पे लग गया 20, यहाँ आया नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ आया 40, यहाँ आया नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर 20 sin 53 आएगा तो 16 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ठीक, और इधर 40 sin 53 आएगा तो 32 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। फ्रिक्शन की बात करें तो ये क्योंकि 12 है ना, 20 इंटू 0.6 करिएगा तो 12 आ जाएगा, cos थीटा आएगा ना इधर, तो 12 इंटू 0.4 4.8 न्यूटन आ गया। ठीक, और इधर आएगा 40 इंटू 0.6 यानी 24 न्यूटन, तो 24 इंटू 0.2 ये भी 4.8 न्यूटन आ गया। तो अब देखिए इधर जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है वो है 16 न्यूटन प्लस 32, क्योंकि कॉमन एक्सीलरेशन से आ रहा है तो एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो 16 प्लस 32 यानी 48 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई 6, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। और एक बार जब एक्सीलरेशन निकल गया तो आप उनमें से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और नॉर्मल रिएक्शन निकाल दीजिए, है ना। वो तो बाकी सिंपल केस है, वो तो हो जाएगा।